नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप नूरी शोभा से समाचार सुनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में लाल किले पर पराक्रम दिवस समारोह में भाग लेंगे। अयोध्या में जनता के लिए खुले रामलला मंदिर के कपाट उमड़ा भक्तों का जनसैलाब। गृहमंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में आज डिजिटल फॉरेंसिक केंद्रों का उद्घाटन किया। बिहार में शीतलहर के कारण जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। 3 दिनों का येलो अलर्ट। विराट कोहली ने इंग्लैंड के साथ प्रारंभिक 2 टेस्ट मैचों से बाहर रहने का निर्णय लिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में लाल किले पर पराक्रम दिवस समारोह में भाग लेंगे। स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सेनानियों को समुचित सम्मान देने के उनके दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए 2021 से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर लाल किला में एक प्रदर्शनी लगाई जाएगी जिसमें आगंतुकों को नेताजी और आजाद हिंद फौज के संबंध में दुर्लभ तस्वीरों और दस्तावेजों को देखने का मौका मिलेगा। यह समारोह 31 जनवरी तक चलेगा। प्रधानमंत्री इस अवसर पर भारत पर्व का भी शुभारंभ करेंगे जो आज से 31 जनवरी तक चलेगा। यह कार्यक्रम दिल्ली के रामलीला मैदान और लाल किला के सामने माधवदास पार्क में होगा। इसमें गणतंत्र दिवस की झांकियां और सांस्कृतिक सामग्रियों के जरिए देश की समृद्ध विविधता प्रदर्शनी की जाएगी। साथ ही यहां पर नागरिकों पर केंद्रित सरकार की पहलों, वोकल फॉर लोकल और पर्यटकों के लिए विभिन्न आकर्षक स्थानों में से संबंधित 26 मंत्रालयों तथा विभागों के प्रयास को भी दर्शाया जाएगा। रामलला प्राण प्रतिष्ठा के एक दिन बाद आज अयोध्या में राम मंदिर के दरवाजे आम जनता के लिए खोल दिए गए। कल रात से ही मंदिर के मुख्य द्वार के बाहर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटने लगे थे। आज सुबह मंदिर के दरवाजे खुलने से पहले भक्त कड़ाके की ठंड में घंटों इंतजार करते रहे। नवनिर्मित मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली सुबह पूजा अर्चना करने और रामलला के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। रामलला प्राण प्रतिष्ठा कल एक भव्य समारोह में की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्य अनुष्ठान किया। प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान करने के बाद रामलला की मूर्ति का अनावरण किया गया। करोड़ों लोगों ने अपने घरों और मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा समारोह को टेलीविजन पर देखा। इस अवसर पर देश भर में समारोह भी आयोजित किए गए। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली आने वाले 5 वर्षों में विश्व की सबसे अधिक आधुनिक प्रणाली होगी। श्री शाह ने आज गांधीनगर में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में डिजिटल फॉरेंसिक्स के उत्कृष्टता केंद्र के उद्घाटन के बाद यह बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश में 150 वर्ष पुरानी आपराधिक न्याय प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। सरकार 3 नए कानून भी लेकर आई है। सरकार ने 7 वर्षों से अधिक पुराने अपराधों की जांच में फॉरेंसिक विशेषज्ञों को शामिल करना अनिवार्य भी कर दिया है। आपराधिक न्याय प्रणाली में फॉरेंसिक विशेषज्ञों की मांग को पूरा करने के लिए नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है। श्री शाह ने कहा कि नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी न सिर्फ क्षमता निर्माण में सहायक होगी बल्कि यह जांच में भी मददगार होगी। अमित शाह ने जांच के बाहर फॉरेंसिक साइंस के इस्तेमाल पर भी बल दिया। उन्होंने अपराध को रोकने में व्यवहार संबंधित फॉरेंसिक विज्ञान के प्रयोग की बात कही। श्री शाह ने कहा कि सरकार समय पर न्याय सुनिश्चित करने और जांच की दर सुधारने के प्रति वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार जांच को दुरुस्त करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आंकड़ों के एकीकरण पर भी कार्य कर रही है। श्री शाह ने कहा कि भारतीय आपराधिक और न्यायिक प्रणाली के समक्ष चुनौतियों से निपटने में प्रौद्योगिकी की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। बिहार में शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। राज्य में चल रही ठंडी हवाओं से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। मौसम विभाग ने राज्य के दक्षिण पश्चिमी और दक्षिण मध्य क्षेत्र में अगले 3 दिनों के लिए प्रचंड शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है। पटना, दरभंगा, अररिया, पूर्वी चंपारण,
जमुई, वैशाली और समस्तीपुर जिलों में शीतल लहर चल रही है। विभाग ने बताया कि अधिक तेज हवाओं और पश्चिमी सर्द हवाओं ने राज्य में गंभीर शीतलहर की स्थिति को बढ़ा दिया है। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड बीसीसीआई ने कहा है कि मशहूर बल्लेबाज विराट कोहली ने व्यक्तिगत कारणों से इंग्लैंड के साथ प्रारंभिक 2 टेस्ट मैचों से बाहर रहने का निर्णय लिया है। बोर्ड ने कहा है कि कोहली की जगह पर दूसरे खिलाड़ी के नाम की घोषणा जल्द की जाएगी। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैच खेले जाएंगे। इनमें से पहला मैच 25 जनवरी को हैदराबाद में होगा, जबकि दूसरा 2 फरवरी को विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। श्रृंखला का 5वां और अंतिम मैच 11 मार्च को धर्मशाला में होगा। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित बनाने में प्रवासी भारतीयों की वैज्ञानिक क्षमताओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। नई दिल्ली में वैश्विक भारतीय विज्ञान वैभव फेलोशिप के पहले बैच के शुभारंभ सत्र में डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत के पास पिछले 10 वर्षों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सफलता की गई कहानियां हैं। डॉक्टर सिंह ने भारत की प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि अंतरिक्ष, अर्थव्यवस्था, नवाचार, क्वांटम मिशन, जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर प्रगति हुई है। उन्होंने प्रवासी भारतीयों से देश में प्रचुर अवसरों को पहचानने और इसके विकास में योगदान देने का आह्वान किया। वैभव फेलोशिप की सराहना करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि इसका उद्देश्य भारत में प्रवासी भारतीयों की वैज्ञानिक क्षमताओं को शामिल करना और उनकी सांस्कृतिक जड़ों को फिर से जागृत करना है। मंत्री ने दुनिया भर के 22 भारतीय मूल के वैज्ञानिकों को दी गई वैभव फेलोशिप के पहले बैच का शुभारंभ किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल नई दिल्ली में भारतीय गणतंत्र के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन करेंगे। विधि और न्याय मंत्रालय के तत्वावधान में साल भर चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य भारत के संविधान में निहित सिद्धांतों के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि करना और राष्ट्र को बांधने वाले साझा मूल्यों का जश्न मनाना है। देश भर में चलने वाली इस पहल में संवैधानिक ढांचे के आदर्शों को कायम करने रखने का उत्तरदायित्व और उनके प्रति गर्व के भाव की झलक मिलेगी। यह अभियान प्रत्येक नागरिकों को लोकतांत्रिक यात्रा में विभिन्न तरीकों से शामिल होने का अवसर देगा और उसमें योगदान के लिए सशक्त करेगा। मंत्रालय ने कहा है कि अभियान के दौरान सबको न्याय, हर घर न्याय, नव भारत नव संकल्प और विधि जागृति अभियान कवर किए जाने वाले प्रमुख विषय होंगे। सबको न्याय, हर घर न्याय का उद्देश्य ग्रामीण स्तरों पर जन सुविधा केंद्र के उद्यमियों के माध्यम से गांव वालों को जोड़ना और उनके सबको न्याय संकल्प पढ़ने के लिए प्रेरित करना है। वही नव भारत नव संकल्प का उद्देश्य आम लोगों को पंच प्रण संकल्प पढ़कर उसके प्रस्तावों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। विधि जागृति अभियान का उद्देश्य पंच प्रण के संदेश विधि महाविद्यालयों की ओर से गोद लिए गए गांवों तक पहुंचाने के लिए छात्रों को शामिल करना है। इस कार्यक्रम के दौरान न्याय सेतु का शुभारंभ किया जाएगा, जो समाज के अंतिम व्यक्ति तक कानूनी सुविधाएं पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पराक्रम दिवस पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि नेताजी ने देश की स्वतंत्रता के लिए असाधारण प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि नेताजी के अद्वितीय साहस और करिश्मे ने भारतीयों को औपनिवेशिक शासन के खिलाफ निडर होकर लड़ने के लिए प्रेरित किया। स्वतंत्रता संग्राम पर उनके प्रभाव की सराहना करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि राष्ट्र हमेशा नेताजी को याद करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा की है। इसके अंतर्गत 1 करोड़ परिवारों को छत पर सौर प्रणाली उपलब्ध कराई जाएगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि देश के लोगों के पास अपनी छत पर सौर प्रणाली होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे न केवल गरीबों और मध्य वर्ग का बिजली बिल कम होगा, बल्कि भारत ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी बनेगा। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।